हेलो एवरीवन। कल हमने स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल किए थे। आज हम पढ़ेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज एफ आर। इसको हम एफ आर से डिनोट करते हैं। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आर। एफ आर का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या हो जाएगा? एन अपॉन आर। इसको हम म्यू आर क्या हो जाएगा? म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। जब भी कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें क्या लगेगा? सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा। जैसे मैंने अभी लिख रखा है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है ना, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन में और फिर रोलिंग फ्रिक्शन में। हम अगर अपने डेली लाइफ में याद करें, हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, जब वो मूव करने वाली होती है तब सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। फिर वो एक बार मूव करने लग जाती है, फिर उस पर कम फोर्स लगेगा। और वहीं अगर हम किसी टायर को या किसी रोलिंग ऑब्जेक्ट को घुमाएं तो उस पर और भी कम फोर्स लगेगा, मतलब उस पर फ्रिक्शन और भी कम लग रहा है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से आते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन से तो बाई चांस एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा जाता है, एफ आर इज इक्वल टू एन अपॉन आर। अगर एफ आर रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, हमें ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर रोलिंग फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेडियस कम होनी चाहिए, अगर रेडियस कम करेंगे तो रोलिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अगला आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक विद द नॉर्मल रिएक्शन। देखो, इसको मैं एक डायग्राम से समझते हैं। ये एक बॉडी है, सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है? एम है। इस तरफ फोर्स लग रहा है, फोर्स से हमें कुछ मतलब नहीं है, पर फिर भी हम बता रहे हैं कि फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है ना। अब नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी, इसका मास एम और जी नीचे ग्रेविटी वाला। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा? आर, रिएक्शन फोर्स इसका, ठीक है ना। और अब देखो, अब इसके हम कंपोनेंट बनाएंगे। ये एक तो कंपोनेंट ये बन गया और एक कंपोनेंट इसका बन गया ये, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के कंपोनेंट का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा ये, ठीक है ना। ये हमने वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में पढ़े थे कंपोनेंट निकालने। तो आर और इसका का रिजल्टेंट निकल गया ये। तो ये तो होगी इसकी लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन फोर्स और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स, दोनों के बीच का एंगल होता है, उसको हम किससे कहते हैं? लैम्डा। काफ़ी बुकों में थीटा से भी दर्शाया गया है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ लैम्डा। तो टेन थीटा क्या होता है? अपने को तो ये निकालना है लैम्डा। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ एल अपॉन आर, ठीक है ना। एफ एल की वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस आर। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा, टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। या फिर हम कभी कई न्यूमेरिकलों में ऐसे पूछा जा सकता है कि लैम्डा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स को इधर ले, टेन को इधर लेंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एस। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अपने को निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू अपने को दे देगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अपने को, लैम्डा, टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। टेन लैम्डा कितनी वैल्यू? 30, टेन 30 कितना होता है? √3, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन में। अगला आता है एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज मतलब रोकना, ठीक है ना। एंगल बताने कितने डिग्री पर वो रुक जाएगा कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन पर। द एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एट विच द बॉडी प्लेस ऑन द जस्ट बिंग टू स्लाइड। मतलब कि वो एंगल बताना है किसी प्लेन के ऊपर जब बॉडी स्लाइड करने ही वाली होगी, स्लाइड नहीं करेगी, बस जस्ट फिसलने ही वाली होगी। यहाँ पे एक सरफेस है, ये प्लेन है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को, ये जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट को हम कितने डिग्री पर ऊपर की ओर उठाएं कि इसके ऊपर रखी ऑब्जेक्ट जस्ट फिसलने ही वाली होगी। जैसे कि यहाँ पे थीटा आर डिग्री पर है, अगर इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है
तो अगर हम इसको जरा सा भी ऊपर करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट नीचे के आने और लग जाएगी। तो अपने को एंगल बताना है कि वो मैक्सिमम लिमिट एफ एल कि जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नीचे फिसलने लगेगी। तो एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज को हम थीटा आर से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, नीचे की ओर क्या लगेगा एम जी, ऊपर की ओर क्या लगेगा आर। तो एम जी कोस थीटा इसके कंपोनेंट बना देंगे हम, नीचे की ओर एम जी कोस थीटा, इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा। इधर एम जी साइन थीटा क्यों लिया आपने, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो और इधर क्या लगेगा एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी क्या लगाएगी नीचे की ओर आएगी अगर ऊपर की ओर उठाएंगे तो हम। तो अब देखो आर किसके इक्वल है, नीचे की इतना क्या आ रहा है एम जी कोस थीटा, तो एम जी कोस थीटा। और एफ एल की क्या वैल्यू होती है, एफ एल इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस आर। आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। अपने को डायरेक्टली ये याद रखना है, पर ये पता होना चाहिए कि ये कैसे आया। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछेगा अपने से, ठीक है ना, इस पे ही बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, पर हमें पता होना चाहिए कि कैसे एंगल ऑफ रिपोज, अगर ये भूल जाए तो आर इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। एफ एल क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एस आर। एफ एल म्यू एस का म्यू एस और आर की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो एम यू एस एफ एल, सॉरी म्यू एस एम जी कोस थीटा। अब जो एफ एल इधर लग रहा है और एम जी को साइन थीटा इधर लग रहा है, तो हम इस दोनों को इक्वल, जितना फोर्स इधर ही लग रहा है इतना ही फोर्स इधर लग रहा है, जब भी तो ये ऑब्जेक्ट जस्ट बीइंग्स टू स्लाइड, मतलब स्लाइड करने वाली होती है, स्लाइड नहीं कर रही होती। अगर इसको बढ़ा देंगे तो स्लाइड करने लग जाएगी, और अगर इसको बढ़ा देंगे तो ये एंगल को और बढ़ाना पड़ेगा जब भी स्लाइड करेगी। तो ये दोनों इक्वल होंगे जब भी तो ये ऑब्जेक्ट स्टैटिक पोजीशन में आएगी। तो दोनों को इक्वल रखेंगे, एम जी साइन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कोस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ये एफ एल की वैल्यू है, ये एफ एल लग रहा है इधर। अब देखो साइन थीटा, अगर इसमें थीटा को हम इंक्रीज करेंगे, थीटा की वैल्यू देखो 0 से 1 रखेंगे तो क्या होता है इंक्रीज करेगा। देखो अगर थीटा इंक्रीज करेंगे इसमें तो साइन की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है, और अगर यहाँ पे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कोस की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। इसलिए हम इसको साइन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसको इस साइड रखा है और कोस थीटा को इस साइड रखा है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। साइन थीटा आर अपॉन कोस थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, तो टेन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात देखने वाली होगी, अपने एंगल सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन में पढ़ा था अपन ने टेन लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू एस, एक मिनट म्यू एस, और यहाँ पर क्या है एंगल ऑफ रिपोज में टेन थीटा आर इज इक्वल टू म्यू एस। तो ये भी म्यू एस के इक्वल है, ये भी म्यू एस के, इसका मतलब टेन थीटा आर इज इक्वल टू टेन लैम्बडा होगा ना, टेन थीटा आर इज इक्वल टू टेन लैम्बडा। कैसे भाई, ये भी म्यू एस के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के, ये भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक के फ्रिक्शन के इक्वल है, तो ये भी आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इससे इसको कैंसिल हो जाएगा, टेन से टेन, तो थीटा आर एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब तक हमने जो मोटा मोटा पढ़ा है उसको हम अगर रिवाइज करें तो पहले क्या पढ़ा था, अगर गिवन एंगल थीटा स्मॉलर होगा एंगल ऑफ रिपोज के थीटा आर के, तो क्या होगी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगी, जो हमें एंगल दे रखा है वो छोटा होगा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, वो मैक्सिमम एंगल, उसके बाद अगर एंगल ऑफ रिपोज को बढ़ाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगी। तो अपने को गिवन एंगल है जो उससे छोटा दे रखा है एंगल ऑफ रिपोज से, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा। अगर इससे बड़ा देता तो स्लाइड करने लग जाती थी टार से एंगल ऑफ रिपोज से, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगी। स्लाइड नहीं करेगी तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में रहेगी तो क्या कौन सा फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे नोट करते हैं एफ एस, एफ एस इज इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स की, जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना, या उससे कम लग रहा है, ठीक है ना, ये होगा। और अगर अपने को जो थीटा दे रखा है वो एंगल ऑफ रिपोज के बिल्कुल इक्वल दे रखा है,
तो जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, और अब की बार कौन सा लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ एल का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू एस डॉट आर। इधर आगे आएगा अपने को गिवन एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर देन दे रखा है, तो क्या करेगी, एंगल ऑफ रिपोज को बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, स्लाइड करेगी, मतलब मोशन में आ जाएगी ऑब्जेक्ट। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है ना। मोशन में आएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के डॉट आर। अगला टॉपिक आता है मोशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इसमें हमने को मेन, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा, अपने को एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। इसके दो मेन फॉर्मूले होते हैं जो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ए इज इक्वल टू म्यू के कोस थीटा प्लस साइन थीटा जी, और ये तो अपवर्ड मोशन के लिए होगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए होगा ए इज इक्वल टू म्यू के कोस थीटा माइनस साइन थीटा डॉट जी। ये मेन फॉर्मूले हैं, एग्जाम में यही पूछेगा। इसमें से एक्सेलरेशन अपने को फाइंड कराएगा, पर थीटा और म्यू के की वैल्यू अपने को दे रखी होगी, और जी या तो 10 होगा या 9 पॉइंट वैल्यू इसमें थी होगी। ये न्यूमेरिकल आएगा छोटा सा, अपने को फाइंड करना है। अपवर्ड मोशन होगा जब तो पॉजिटिव होगा। अब मैं समझा देता हूँ ये कैसे आएगा। वैसे एग्जाम में सिर्फ अपने को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये सरफेस है, एंगल ऑफ रिपोज वाला फॉर्मूला बन रहा है, थीटा एंगल है इसमें, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट बनाएंगे, ऊपर की ओर आर एंगल ऑफ रिएक्शन, और नीचे की ओर एम जी कोस थीटा। इसके ऑब्जेक्ट का मास कितना है, एम, इधर एम जी साइन थीटा, इधर नीचे की ओर एम जी कोस थीटा। अब देखो इधर फोर्स लग रहा है एफ, और पीछे की ओर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, तो जो क्या होगा एफ के, और साथ ही साथ एम जी साइन थीटा और लग रहा है पीछे की ओर। तो एफ के इक्वल कौन से किसके इक्वल हो जाएगा एफ, एक तो फ्रिक्शन और एक एम जी साइन थीटा। तो एफ के प्लस एम जी साइन थीटा, एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ के की वैल्यू क्या होती है, म्यू के डॉट आर, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर, तो म्यू के आर रख सकते हैं हम इसकी जगह, प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। म्यू के की जगह म्यू के, आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स, नीचे किसके इक्वल होगा, एम जी कोस थीटा, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक की क्या वैल्यू आ गई, यू के कोस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट जी, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड आएगा तो मतलब इधर फोर्स लगेगा, तो फोर्स प्लस नीचे की ओर क्या लग रहा है, म्यू के साइन थीटा। अगर फोर्स इस साइड लग रहा है तो मैंने बताया था फोर्स के अपोजिट साइड में फ्रिक्शन लगेगा, तो एफ के किधर लगेगा, इधर, तो मतलब इस साइड एक तो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, और इधर सिर्फ क्या लग रहा है एफ के। और अपवर्ड मोशन में क्या था, इधर तो एफ लग रहा था, नीचे एफ के लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो इसके अपोजिट साइड फ्रिक्शन एफ के प्लस एम जी साइन थीटा। तो अब की बार इस साइड दो फोर्स लग रहे हैं एफ और एम जी साइन थीटा, और इस साइड फ्रिक्शन एफ की जगह एम में, ठीक इसी तरह सोल्व करेंगे इसको, तो एक की वैल्यू आ जाएगी म्यू के कोस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट जी। मेन बात याद रखनी है, अपने अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा, और डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। दो मेन फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, थैंक यू।